अब आगे बात करते हैं, शुरू करते हैं ना चैप्टर, आ जाओ। तो अपन नया चैप्टर शुरू करते हैं आज, करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी ये चैप्टर 3 है एनसीईआरटी का, और ऐसा चैप्टर है ये कि जिसमें मतलब एक्चुअली में अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे क्वेश्चंस की, थ्योरेटिकल पार्ट फिर भी कम है। मैं कहता हूँ, बहुत लोग कहते हैं थ्योरेटिकल पार्ट बहुत ज्यादा है, लेकिन मतलब कॉन्सेप्ट वाइज बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं कहता हूँ कॉन्सेप्ट वाइज बहुत कम है। क्यों? क्योंकि आप बहुत कुछ पढ़ के आए हैं चैप्टर 10 में, 10th क्लास में आप पढ़ के आए हैं, है ना। 10th क्लास में आपके पास करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर होता था, और आप पढ़ के आते, आप पढ़ के आ चुके हैं ये सब, है ना, कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, और फिर सीरीज पैरेलल क्या होता है, ये सब आप पढ़ के आए हुए हैं। पावर क्या होती है, जूल लॉ ऑफ हीटिंग क्या होती है, बहुत सारी चीजें पढ़ के आए हैं। बहुत सारी चीजें और बता दी जाएंगी आपको यहाँ पे, आप ओम्स लॉ पढ़ के आए हैं। तो यहाँ पे इस क्लास में क्या होगा, ओम्स लॉ का प्रूफ बता देंगे। ओम्स लॉ आया कहां से, ओम्स लॉ का फंडामेंटल बता देंगे। आपने सीरीज पैरेलल पढ़ा है, और कुछ लोगों ने शायद आपने 10th क्लास में थोड़ी सी अच्छी पढ़ाई की हो, फाउंडेशन की तैयारी की हो, तो आपने 10th क्लास में किरचॉफ जंक्शन लॉ और किरचॉफ लूप लॉ की बात की होगी। किरचॉफ जंक्शन लॉ की तो बात की होती है क्योंकि वो बहुत ही आसान भी होता है ना, तो आपने शायद वो पढ़ा हो। तो ऐसी बातें हम लोग पढ़ चुके हैं, मतलब पहले आप 10th क्लास में पढ़ के आए, आपको रिलेटेबल लगेगा, तो आपको ये चैप्टर कंपैरेटिवली इजी लगेगा एज कंपेयर टू चैप्टर 1 और चैप्टर 2। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से आपको इजी लगेगा और पढ़ने में भी मजा आएगा, क्योंकि देखा देखा लगेगा सब कुछ, राइट। तो आप बकवास नहीं करेंगे, शुरू करता पर, है ना। करंट की बात करें तो करंट इज व्हाट, करंट को आप डिफाइन कर चुके हो। करंट को कैसे डिफाइन करते हैं, रेट ऑफ, 10th क्लास में पढ़ा होगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, है ना, ऐसे डिफाइन करते थे। करंट को डिनोट करते थे आई से, और इसको लिखते थे फ्लो ऑफ चार्ज। तो मतलब इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, है ना। पर लेकिन जब ऐसा करंट लिख रहा हूं डेल्टा, डेल्टा मतलब सिग्निफिकेंट चेंज की बात कर रहा हूं, मतलब इसको मैं लिखूंगा एवरेज करंट। ये क्या है, एवरेज करंट। कुछ समय इंटरवल में, मान लो 2 बजे से लेकर 4 बजे तक में मैंने पूछा कितना करंट फ्लो हुआ, तो तुमने क्या किया, 2 से 4 तक में कितना चार्ज फ्लो के गया, एक क्रॉस सेक्शनल एरिया से वो देख लिया, उसको टाइम से डिवाइड कर लिया, तुम्हें करंट आ गया। अब ये करंट कौन सा है, एवरेज करंट। पक्का वैसा ही एको करंट होता है, कौन सा, इंस्टेंटेनियस। हमें नॉर्मली पता होता है 11th क्लास से, क्या एवरेज से इंस्टेंटेनियस जाना है, मतलब डीक्यू अपॉन डीटी, या लिमिट लगा लो, है ना। तो अभी मैं डीक्यू अपॉन डीटी लिखता हूं, तो इंस्टेंटेनियस करंट इज व्हाट, dq अपॉन dt, है ना। तो ये करंट की बात है। अच्छा, और भी बात कर चुके हैं क्या, कि इसकी यूनिट भी पता होती है आपको। यूनिट क्या होती है, चार्ज की होती है कूलम, और इसकी होती है सेकंड, तो कूलम पर सेकंड, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पियर। और इसको डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल ए से, है ना। उसके बाद आगे बात करता हूं क्या, कि ये कौन सी क्वांटिटी है ना। वैसे तो ये स्केलर क्वांटिटी है हमारे बोर्ड के लिए। कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर, मतलब बोर्ड के लिए क्या बोलूं, बोर्ड और कॉम्पिटिशन दोनों में ही स्केलर क्वांटिटी है ना। पर लेकिन होता क्या है एक्चुअली में, आगे जाके कभी जब आप पढ़ोगे तो उसमें आप देखोगे कि नहीं, ये स्केलर क्वांटिटी नहीं है, ये टेंसर क्वांटिटी है। टेंसर क्वांटिटी ये कहां से आया, ये शायद आपने कभी तो पढ़ा हो। टेंसर क्वांटिटी आपने पढ़ी होगी जब आपने वो बातें की होंगी, मैं कहूं तो हाँ, टेंसर क्वांटिटीज की अगर बात करूं तो आपने ये तो बात की होगी जब आप चैप्टर 1 11th क्लास में पढ़ रहे होगे, फिजिकल क्वांटिटीज में स्केलर, वेक्टर और टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटी वो होती है जिनके पास डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, पर वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को नहीं फॉलो करता। ये अब ये वाले क्वांटिटी है ना, जो करंट है उसके पास डायरेक्शन तो है। अगर मैं एग्जांपल लूं तो कैसे मैं ये बात समझना, इधर एग्जांपल लिखता हूं मैं, है ना, मैं ये बात समझना। अगर इधर से करंट आता है, ये 2 एम्पियर का, ये 5 एम्पियर का, तो इसमें कितना करंट जाएगा, 7 एम्पियर। अगर ये मान लो है पहली बार के लिए 45 डिग्री, तो अब इस एंगल से फर्क नहीं पड़ता, क्यों, क्योंकि कॉमन सेंस है, इधर से 5 आया, इधर से 2 आया, तो आगे कितना जाएगा, 7। कोई कॉमन सेंस वाली बात है ना, कि इधर से 5 इधर से 7, 5 लोग यहां से आए, 2 लोग यहां से आए, तो आगे कितने लोग जाएंगे, 7 लोग जाएंगे। कोई अंदर मरेगा तो है नहीं, तो ये आएगी। पर लेकिन इस एंगल का कोई रोल है क्या, नहीं है। अगर इसी को मैं ऐसा डायग्राम बनाता, मान लो मैं बोलता ये 5 एम्पियर है, ये 2 एम्पियर है, और इधर गया है 7 एम्पियर। अगर ये वाला एंगल 90 डिग्री है, तब भी आंसर तो 7 ही है ना, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। मतलब इस एंगल पे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। वहीं पे अगर वेक्टर होता तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगता, और मैं लिखता अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से रिजल्टेंट ये लिखते हैं। पर लेकिन अब देख रहे हो तो यहाँ पे फॉलो नहीं कर रहे, पर इनकी डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस है। क्यों? क्योंकि अगर 2 एम्पियर बाहर निकल रहा होता, तो अगर 2 लोग इधर गए, 5 लोग इधर आए, तो इधर कितने गए होंगे, 3, राइट। तो डायरेक्शन की तो इंपॉर्टेंस है ना। पर लेकिन ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसको ऐसी क्वांटिटीज को वैसे टेंसर बोलते हैं। बट हमारे सिलेबस में टेंसर क्वांटिटीज है ही नहीं,
ना ही कंपटीशन में ना ही कुछ। कभी कभी गलती से कंपटीशन में आ जाएगा तो हम टेंसर लिख लेंगे। अगर टेंसर दे रखा है ऑप्शन में तो हम टेंसर टिक कर लेंगे, नहीं दे रखा है तो हमारे लिए स्केलर क्वांटिटी है। हमसे कभी बोर्ड में सिंपली पूछेंगे कि करंट कौन सी क्वांटिटी है, अगर मान लो क्वेश्चन आ गया सब्जेक्टिव तो हम सिंपली लिखेंगे कि स्केलर क्वांटिटी है, वहां पे टेंसर का ज्ञान नहीं डाल के आएंगे। बात समझ गई तुम लोगों? 100%। पहले इतना छाप लो फिर आगे बढ़ते हैं। इतना छाप लो फटाफट, फटाफट लिख लो। हो गया समझना है ना? आगे बात करता हूँ, छोटे छोटे सवाल देता हूँ इसी पे छोटे छोटे सवाल देता हूँ, है ना? और कोई बात नहीं है, समझना। देखो एग्जांपल लिखता हूं मैं, समझो। बोला कि जो चार्ज है वो फंक्शन ऑफ टाइम के साथ वेरी कर रहा है, कैसे उसकी बात करता हूं। बोला टी स्क्वायर प्लस 2t के साथ, है ना? मुझे बोला गया फाइंड, समझना, फर्स्ट करंट एट t इक्वल टू 2 सेकेंड्स, और सेकेंड पूछा गया करंट इन t इक्वल टू 2 सेकेंड्स। दो चीजें पूछी गई, मुझसे पूछा गया करंट एट t इक्वल टू 2 सेकेंड्स और करंट इन t इक्वल टू 2 सेकेंड्स। तो कैसे करेंगे? ये करंट एट का मतलब क्या है कि ये इंस्टेंटेनियस करंट पूछ रहा है। इंस्टेंटेनियस करंट की अभी अभी वैल्यू पढ़ी थी मैंने, dq अपॉन dt। अब इसको डिफरेंशिएट कर लो तो उसकी वैल्यू आ जाएगी, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2t और 2t का डिफरेंशिएशन होता है 2। क्यों? क्योंकि एक पावर कम हो जाती है तो t की पावर 1 बचे 1 है तो 0 हो जाएगा, t की पावर 0 इज 1, t की पावर स्क्वायर का 2t आता है, डिफरेंशिएशन 2t प्लस 2। पर ये करंट कब निकालना है? मुझे निकालना है t इक्वल टू 2 सेकंड्स पे। अगर t इक्वल टू 2 सेकंड पे निकालना है तो t की जगह 2 पुट कर दो, 2 2 4, 4 प्लस 2 कितना? 6, तो 6 एम्पियर आंसर। वहीं पे करंट इन t इक्वल टू 2 सेकंड की बात करूं तो मैं लिख रहा हूं आई एवरेज करंट। एवरेज करंट क्या होता है? डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, राइट? डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी मतलब क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल अपॉन टाइम। अब कितने देर में पूछा गया है? 2 सेकंड में, तो हम मान लेते हैं बाय डिफॉल्ट की 0 से स्टार्ट हुआ है ना? नहीं तो कभी कभी दे भी रखा होता है कि 0 से 2 या 1 से 2 ऐसे दे रखा होगा। नहीं दे रखा है तो अपन मान लेंगे कि 0 से, मतलब क्यू पता करना है 2 सेकंड्स पे, माइनस क्यू पता करना है 0 पे, और नीचे तो 2 है, टाइम तो 2 सेकंड ही है, तो क्यू 2 की वैल्यू पे रखते हैं। 2 2 4, 4 प्लस 4, सही बात है ना? 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 कितना होगा? 8। अब माइनस 0 रखूंगा तो 0 आएगा अपॉन 2, तो 8 अपॉन 2 कितना आएगा? 4 एम्पियर, राइट? तो ये एवरेज करंट है, ये इंस्टेंटेनियस करंट है, बहुत ही आसान है। क्या इंस्टेंटेनियस करंट निकालना है तो dq अपॉन dt कर लो। अब उसको डिफरेंशिएट किया 2t प्लस 2, वैल्यू 6 एम्पियर। इनका मतलब है एवरेज निकालना है। एवरेज के लिए q की वैल्यू पता होनी चाहिए, दोनों टाइम इंटरवल पे, है ना? तो q फाइनल माइनस q इनिशियल लिख लिया, तो एवरेज करंट आ गया मेरे पास कि भाई 8 ये आया, 8 अपॉन 2 किया तो मैंने कितना आया? 4 एम्पियर। कहानी खत्म। पक्का? बहुत ही आसान क्वेश्चन। एक ये वाला, एक और कराता हूं, इसका दूसरा वैरायटी भी है। पहले इतना लिख लो, फटाफट छापो, इतना लिख लो, बहुत ही आसान सवाल है एकदम, कुछ भी छोड़ूंगा नहीं मैं, है ना? मैं सब छोटे छोटे सवाल भी करा दूंगा कि आपका काम बन जाए। छाप लिया तुम लोगों ने? पक्का? मैं तो नहीं कहना, बहुत ही आसान काम है यार, है ना? हाँ एकदम ही आसान। हो गया? चलो आ जाओ। एक और बात करता हूं, समझना थोड़ा ध्यान से, है ना? देखो, हाँ मैंने बोला कि भाई अगर मैं ऐसी बात करूं कि मेरे पास आई की वैल्यू दे रखी है, कितनी? मान लो मेरे पास आई की वैल्यू दे रखी है t प्लस 2, ये दे रखा है मेरे पास आई की वैल्यू, है ना? और मुझे बोला गया फाइंड करंट इन t इक्वल टू 2 सेकेंड्स। अब अगर ऐसी बात की है तो करंट इन का मतलब है एवरेज करंट पूछा है।
अगर एट पूछा होता तब तो इंस्टेंटेनियस करंट पूछा है, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि ये इंस्टेंटेनियस करंट ही है। किसी भी टाइम पे क्या करंट है यही तो बता रहा है, किसी भी टाइम पे क्या करंट है वो यही तो बता रहा है, तो मतलब ये तो इंस्टेंटेनियस करंट है, तो कोई लोचा नहीं है इसमें, है ना। बोला वहीं पे फाइंड करंट इन टी, एट होता तब तो टी की वैल्यू 2 पुट कर देता, 2 + 2 4 आंसर आता तुरंत। पर करंट इन पूछा है तो मतलब मुझे डेल्टा क्यू एवरेज करंट पूछा बेसिकली है, ये एवरेज करंट पूछा है तो मतलब मुझे लिखना है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। तो मुझे पहले क्या चाहिए होगा, क्यू। क्यू चाहिए तो मैंने कहा इंटीग्रेट कर लेते हैं, कैसे, मैंने कहा आई डी टी इक्वल टू इंटीग्रेशन डी क्यू, पक्का साफ लगा लेते हैं, इंटीग्रेशन कर लेते हैं। कहां से कहां इंटीग्रेट करना है भाई, ये तो 0 से लेके क्यू और किसी भी टाइम पे 0 से लेके 2 सेकंड तक, क्यों, क्योंकि अगर कुछ दे नहीं रखा है तो अपन 0 मान लेते हैं, बात समझ रही है ना। अब आई की वैल्यू रख देता हूं वहां पे, कितना, t + 2 इंटू डी टी, 0 से लेके 2, है ना, और इधर तो कितना आ जाएगा, q। अब अगर इसको इंटीग्रेट करूंगा तो मेरी बात समझना, t का इंटीग्रेशन होता है t² अपॉन 2 + 2t, 0 से लेके 2 और ये q। अब क्या करना है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर देना है, तो 2 का स्क्वायर पुट करूंगा तो कितना आ जाएगा 4, 2 का स्क्वायर पुट करूंगा कितना आएगा 4, 4 अपॉन 2 कितना बचेगा 2, प्लस इधर पुट करूंगा 2 2 जा 4, ये 2 2 जा हो जाएगा 4, माइनस लोअर लिमिट -0 तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो -0 आएगा आंसर, इक्वल टू क्यू। तो क्यू की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे देखो, तो 6 कॉलम। अगर क्यू की वैल्यू 6 है तो आई एवरेज की वैल्यू कितनी है ना, आई एवरेज कितना है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, मतलब डेल्टा क्यू अपने पास 6 कॉलम अपॉन टाइम कितना था 2 सेकेंड, तो मतलब आई एवरेज की वैल्यू आएगी अपने पास 3 एम्पियर। सिंपल काम, बात समझ रही है। हाँ, अगर मैं बस यही लिखता t²/2 + 2t, लिमिट नहीं पुट करता तो q एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t आ जाता, मैंने लिमिट पुट करके आंसर निकाल दिया फटाफट, कोई दिक्कत ही नहीं है। बात समझ गई है, लिखो इतना फटाफट, चलो लिखो इतना फटाफट। है ना, I इक्वल टू टी + 2, मैंने क्या सिखाया, मैं 2 चीज सिखा दी। मैंने क्या कि अगर मुझे चार्ज दे रखा है तो मैं इंस्टेंटेनियस करंट और एवरेज करंट निकाल सकता हूं, अगर मुझे I एज अ फंक्शन ऑफ t दे रखा है तो इंस्टेंटेनियस करंट निकालना है तो कुछ करना ही नहीं है, वैल्यू पुट कर दो t की। अगर एवरेज करंट निकालना है तो फर्स्ट यू नीड टू फाइंड आउट चार्ज, चार्ज फाइंड आउट करने के लिए हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा और इंटीग्रेटर के आंसर निकालना पड़ेगा। पक्का चार्ज निकाल लोगे तो चार्ज को फिर टाइम से डिवाइड कर लो तो I एवरेज करंट आ जाएगा। एवरेज करंट इज क्योंकि डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, कोई दिक्कत ही नहीं है। बात समझ गई सबको, छाप लिया सबने, छाप लिया तो बताओ, मनना मत, बहुत ही आसान काम है, एकदम नर्सरी क्लास वाला। हो गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आओ मिटाता हूं, है ना, मिटाता हूं। अगले ये बहुत ही आसान काम था। पहली बात तो मैंने किस पे बात की, करंट और चार्ज पे, कि एवरेज करंट और इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है, उन सब पे बात कर ली। अब थोड़ी सी आगे बात करता हूं, है ना, समझना। मेरी बात समझना, है ना, ध्यान से सुनो, है ना। अब क्या हुआ कि मैं कुछ जगह बातें करें हम लोग को कि जो ये करंट फ्लो होगा वो करंट कहाँ फ्लो हो रहा होगा, किसी मटेरियल में। जो करंट फ्लो होगा वो कहाँ फ्लो हो रहा होगा, किसी मटेरियल में। ऐसे हवा में नाचता हुआ तो दिखाई नहीं देगा, तो करंट किसी मटेरियल में फ्लो हो रहा था। तो मैंने मटेरियल्स को पहले क्लासिफाई किया, मटेरियल्स को हमने 3 पार्ट से क्लासिफाई किया। ये बातें शायद तुमने 10th क्लास में भी सुनी होंगी, तो मैं जल्दी जल्दी बोलूंगा फटाफट, है ना। बात समझना, मटेरियल्स को मैंने क्लासिफाई किया। मैंने कहा फर्स्ट मटेरियल है कंडक्टर, फिर सेकंड मटेरियल है सेमीकंडक्टर, और फिर एक और मटेरियल है क्या, इंसुलेटर। कंडक्टर की बात अगर तुम्हें पता हो तो कंडक्टर्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज अभी हम लोग चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में बात करके आए हैं। चैप्टर 2 में याद करो 5-6 प्रॉपर्टीज थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, फिर सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर पे कितना होता है, फिर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर टू कंडक्टर के सरफेस की होती है, इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। ऐसे बहुत सारी बातें हम कर चुके हैं, है ना। सेमीकंडक्टर्स अलग से ही चैप्टर है 12th क्लास के लास्ट में, है ना, तो वहां पे पढ़ लेंगे। इंसुलेटर्स का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि इसमें तो कोई करंट फ्लो होने वाला नहीं है, तो हम मेनली इन दोनों की बात करेंगे, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर्स की, है ना। अब हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, कंडक्टर इस चैप्टर में, वो भी कंडक्टर कौन सा, सॉलिड्स।
क्या पढ़ने वाले? सॉलिड, है ना। हम सॉलिड कंडक्टर्स की बात करेंगे, है ना। अच्छा, कंडक्टर को क्या बोला गया था? कंडक्टर को ऐसी बात बोली गई थी कि ऑल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, याद है क्या तुम लोगों को? है ना, ऑल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर, 10th क्लास की बात है पर लिख देता हूं फिर भी, आर फ्री टू मूव, है ना। और वहीं पे सेमीकंडक्टर्स में बोला गया था फ्यू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव, राइट। बोला गया था दो, अब इंसुलेटर में नन ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव, वो मुझे पता है ना, पर लेकिन हाँ, एक कंडक्टर होता है, एक सेमीकंडक्टर होता है, एक इंसुलेटर होता है। तो मेनली हम यहाँ पे कंडक्टर्स की बात करेंगे, सेमीकंडक्टर्स की थोड़ी थोड़ी बात करेंगे। सेमीकंडक्टर्स की ना हम लोग कभी कभी थोड़ी थोड़ी बात करेंगे कि ऐसा होता है, लेकिन मेनली तो पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर चैप्टर में, वहां पे पढ़ेंगे, है ना। लेकिन हाँ, यहाँ पे हम लोग कंडक्टर्स और सेमीकंडक्टर्स की बात करेंगे, पक्का, है ना। जल्दी लिख लो फटाफट, एकदम पागल हो जाओ, फटाफट लिख लो एकदम जल्दी, छपाई, हाँ डन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सुनो, है ना, तो अब हम लोग किस पे बात करते हैं? कंडक्टर्स पे, समझना। अगर मैं कुछ बात करूं जो, पर लेकिन अब यहाँ पे कंडक्टर और जो पहले कंडक्टर्स में कुछ तो अंतर है। अभी तक जो कंडक्टर्स हम लोग पहले पढ़ते थे उसमें बोलते थे अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज जीरो, बिल्कुल सही है। कैसे होता था जीरो? कि अगर मान लो यहाँ पे ऐसे कोई कंडक्टर है ना, अगर मैं इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दूं ई एक्सटर्नल, तो जो यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स होते थे वो इलेक्ट्रॉन भागना शुरू करते थे इधर, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा अपोजिट साइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के, F इक्वल टू क्यू की वजह से इधर भाग गए इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाते थे निगेटिव निगेटिव, और इधर आ जाता था पॉजिटिव। इधर पॉजिटिव क्यों? क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन भाग गया, तो वहां पे निगेटिव आ गया, यहाँ पे क्या आ गया? पॉजिटिव। इस पॉजिटिव और निगेटिव की वजह से अंदर एक और इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाती थी ऐसे, और उसको हम लोग बोलते थे ई इंड्यूस्ड। अब तुम देखो तो यहां पे जो होते थे वो चार्जेस एक्यूमुलेट हो जाते थे, ये इंड्यूस चार्जेस थे, है ना, और ये एक्यूमुलेटेड थे। एक्यूमुलेटेड का मतलब क्या है? अंग्रेजी में बोलते थे एक्यूमुलेटेड, पर हिंदी में मतलब क्या है कि भाई इकट्ठे हो जाते थे, इकट्ठे होके इधर निगेटिव साइड बना देते थे, इधर पॉजिटिव, और इधर हायर पोटेंशियल मतलब इधर लोअर पोटेंशियल, तो मतलब इधर से इधर क्या जनरेट हो जाती थी? इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होती है पॉजिटिव से निगेटिव, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाती थी, और ये इलेक्ट्रॉन तब तक भागते थे जब तक ये एक्सटर्नल और इंड्यूस सेम ना हो जाए। सही बात है, तब तक भागते थे जब तक ये एक्सटर्नल और इंड्यूस क्या ना हो जाए, सेम, मतलब ये तब तक मूवमेंट होता था। या मैं ऐसे लिख लूं, एट स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स रुक गए, है ना। तो एट स्टेडी स्टेट हम बोलते थे कि ई इंड्यूस्ड का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ई एक्सटर्नल का मैग्नीट्यूड, और अंदर ई नेट क्या है? जीरो, राइट। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, कहां पे? इनसाइड इज जीरो, बिल्कुल सही है। पर ये सारी कहानी किसके लिए थी? आइसोलेटेड कंडक्टर्स। आइसोलेटेड का मतलब है कि कहीं पे किसी से टच नहीं हो रहे हैं। अगर इनको पाथ दे देता, मान लो इससे एक वायर बांध देता, तो ये नेगेटिव चार्जेस वायर से फ्लो होने भागने शुरू हो जाते। सही बात है ना, इन चार्जेस का एक्यूमुलेशन पॉसिबल नहीं होता, राइट। तो अभी जो हम पढ़ रहे थे ये सारी की सारी बातें, ये सारी की सारी बातें हम लोग ने पढ़ी हैं बेसिकली आइसोलेटेड कंडक्टर्स के लिए। बात समझिए तुम्हें, जो भी हमने पढ़ा है ये पूरा का पूरा किसके लिए पढ़ा है? आइसोलेटेड कंडक्टर। आइसोलेटेड कंडक्टर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज जीरो, तो अंदर इंड्यूस जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आखिरी में क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहेंगे तब तक मूव करेंगे जब तक अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ना जीरो हो जाए। क्यों? क्योंकि अगर कोई पाथ होगा तो इलेक्ट्रॉन भागते रहेंगे, तो ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कभी इतनी बनी नहीं पाएगी कि वो उससे कटे। बात समझ रही है ना, तो कभी भी ऐसा होने ही नहीं वाला। तो इसीलिए ये सारी कहा इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, बिल्कुल सही है, पर लेकिन कहां पे? आइसोलेटेड कंडक्टर्स में। पर जो हम यहाँ पढ़ेंगे, आपने पढ़ा हो 10th क्लास में कि भाई साहब कोई भी ये करंट, ये कोई मान लो कंडक्टर है, कंडक्टर से करंट कब बहता है? जब इसके अक्रॉस लगाओ पोटेंशियल डिफरेंस। इसको एक सर्किट बनाते थे, याद है? क्लोज लूप बनाते थे, क्लोज लूप बनाते थे, मतलब चार्जेस के फ्लो के लिए वी हैव प्रोवाइडेड पाथ, मतलब वो इलेक्ट्रॉन यहां से घूम के यहां आ सकते हैं, हमने पाथ प्रोवाइड कर दी है ना। तो हम जो पढ़ने वाले हैं वहां पे ये आइसोलेटेड कंडक्टर्स नहीं होगा इस चैप्टर में। क्यों? क्योंकि हम एक पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे, हम सर्किट कंप्लीट करेंगे, तो उसको पाथ दे रखा होगा।
तो आइसोलेटेड कंडक्टर्स है नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो होने वाली नहीं है। तो अब हम लोग इस चैप्टर में अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर करेंगे। ये बात चमकी है, तुम लोग को क्यों कंसीडर करेंगे? ये बात चमकी है कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों कंसीडर कर रहे हैं इस पूरे चैप्टर्स में। इस पूरे चैप्टर में आइसोलेटेड कंडक्टर नहीं होने वाला। डन है ना? इतनी बात लिख लो पहले, फिर आगे बात करता हूं, है ना? ऐसे नोट डाल के नीचे लिखता हूं मैं, नोट in this chapter we will not consider, we will consider, ऐसे लिख लेता हूं, a conductor with connected to external circuit, है ना? यहां पे हमारे पास आइसोलेटेड कंडक्टर्स नहीं है। पक्का? लिख लो फटाफट इतनी बात। छाप लिया तुम लोगों ने? छपाई छपाई हो गई, हो गई, हो गई, हो गई। छाप लो फटाफट फटाफट, मिटा दूंगा तो फिर जल्दी जल्दी एकदम अंधाधुंध। बहुत बढ़िया, राइट। तो पहली बात तो हम यहाँ पे इस चैप्टर में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर करने वाले हैं, है ना, कंडक्टर्स के अंदर। मैंने कहा बहुत बढ़िया, राइट। आ जाओ। आ जाओ, है ना, सुनो मेरी बात। तो मैंने कहा ठीक है यार भाई, है ना, कंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, बिल्कुल सही है। पर लेकिन एक और कॉमन सेंस है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो ये कंडक्टर है, मान लो कोई भी आयरन का रॉड है, अरे मान लो ऐसा मतलब, हाँ मान लो ये कंडक्टर है ना, आयरन का रॉड है, तो अब इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। एक बच्चा है उसने बोला कि एक बात सुनो, ये कंडक्टर है। मैंने कहा बिल्कुल सही। कहता सर कंडक्टर है तो इसके पास फ्री बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। मैंने कहा बिल्कुल सही है। तो सर ये फ्लो करेगा। मैंने कहा बिल्कुल सही है। सर ये फ्लो करेगा तो इसमें चार्ज फ्लो हो रहा है, तो मतलब करंट बह रहा है। मैंने कहा बिल्कुल सर, लग तो नहीं रहा। वापस उसने एक बच्चा है उसने बोला कि सही कंडक्टर है, कंडक्टर है तो मतलब फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। अगर फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है तो मूव करेंगे। मैंने कहा बिल्कुल सही है। कैसा मूव करेंगे तो चार्जेस फ्लो होंगे। मैंने कहा बिल्कुल सही है। कैसा चार्ज फ्लो होगा तो मतलब करंट बहेगा। मैंने कहा बिल्कुल सही। करंट लग तो नहीं रहा। मैं कहा भाई बिल्कुल सही है, चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, यहां तक तो बात सही है। कि आप चार्जेस पहले क्यों फ्लो कर रहे थे? क्योंकि ये कंडक्टर रखा हुआ है तो रूम टेम्परेचर से इक्विलिब्रियम में टेम्परेचर है। किसी के पास टेम्परेचर है तो टेम्परेचर होता था मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। अगर आपने 11th क्लास में पढ़ा हो कि टेम्परेचर होता था मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। टेम्परेचर है तो मैं वाइब्रेट करूंगा, मतलब मेरे पास काइनेटिक एनर्जी है ना। लेकिन वो काइनेटिक एनर्जी अभी सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स भाग रहे हैं, बिल्कुल सही है। उनका कोलिजन हो रहा है, सॉलिड आयंस वगैरह पड़े हुए हैं उनसे एक मटेरियल में, बिल्कुल सही बात है। पर लेकिन वो ऐसे रैंडम डायरेक्शन में सारे के सारे मूव कर रहे हैं, और ऐसे मूव कर रहे हैं कि जो नेट वेलोसिटी आ रही है वो जीरो है। मतलब नेट इफेक्ट जीरो है। कोई आगे गया तो कोई पीछे भी गया उसी टाइम पे, कोई लेफ्ट गया तो कोई राइट भी गया उसी टाइम पे, है ना। सब रैंडमली मूव कर रहे हैं। तो किसी भी एक इंस्टेंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा रखी है आपने, तो उसके पहले तक नेट एवरेज वेलोसिटी सारे इलेक्ट्रॉन्स की कितनी है? जीरो। सारे के सारे मूव कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। सारे के सारे रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, बट रैंडम डायरेक्शन में मूव करने की वजह से नेट एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स इज व्हाट? जीरो। चमका ये बात चमकी है तुम लोगों, है ना, कि नेट एवरेज वेलोसिटी इज जीरो। डन, है ना, बिल्कुल सही। तो मैं यही लिख रहा हूं। मैंने कहा कि बात समझना, मैंने कहा इन अ कंडक्टर when no external electric field is applied, all electrons are moving in random direction such that net average velocity is equal to जीरो, है ना, कि नेट एवरेज वेलोसिटी कितनी है? जीरो।
इसका मतलब है कि मैं ऐसा लिख सकता हूं, मैं बात समझना एवरेज के लिए। मैंने कहा सबमिशन वी आई, सबमिशन वी आई का मतलब क्या है कि जो सारी इनिशियल वेलोसिटीज थी है ना, जो वेलोसिटीज है उन सबका सबमिशन, सबको जोड़ूंगा हर एक इलेक्ट्रॉन्स का है ना। अब वेक्टर है तो ऊपर एरो बना रहा हूं। सबमिशन वी आई मतलब अगर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, एन इलेक्ट्रॉन्स है या इनफाइनाइट इलेक्ट्रॉन्स, सब इलेक्ट्रॉन्स के वेक्टर एडिशन करूंगा, सारे इलेक्ट्रॉन्स की जो वेलोसिटी है उसका वेक्टर एडिशन करूंगा। तो एक तरीके से, क्योंकि एवरेज क्या होगा, सबको जोड़ूंगा एन से डिवाइड करूंगा, वो जीरो आना चाहिए है ना। तो एन वाला तो जीरो में चला गया, तो मतलब सबका सम कितना आना चाहिए, जीरो। तो दिस शैल बी इक्वल टू व्हाट, जीरो। आई इक्वल टू 1 से लेके एन तक अगर एन इलेक्ट्रॉन्स है तो। ये बातें चमकी हैं तुम लोगों, इस साइड जो लिखा है वो चमक गया, पक्का 100%, बहुत बढ़िया है ना। मैं कहा बहुत बढ़िया, मैं बात समझो। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, व्हेन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा लिखते समय अगर जब लिख रहे होगे, अगर लिखना स्टार्ट कर चुके हो तो ऊपर मिनिमम 2 लाइन छोड़ना है ना। हेडिंग डालेंगे कि टॉपिक क्या चल रहा है भाई साहब, हेडिंग डालेंगे कि टॉपिक क्या चल रहा है ना। लेकिन पहले सब पढ़ तो ले कि पढ़ना क्या है, फिर हेडिंग डाल देंगे। बोला व्हेन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। अब हमने देखा है अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओ तो फिर नेट वेलोसिटी जीरो नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं इफेक्टिवली, तो मतलब करंट फ्लो होता है। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है तो मतलब पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है, सही बोल रहा हूं। अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है तो पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है, और पोटेंशियल डिफरेंस कंडक्टर के अक्रॉस लगाओ तो करंट फ्लो होता है, करंट फ्लो होता है मतलब नेट एवरेज वेलोसिटी है। अब की बात वो जीरो नहीं है, पहली बात तो। अब वो नेट एवरेज वेलोसिटी कितनी है वही देखनी है, और एक्चुअली में उसी को नाम दिया गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोला गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ना। तो हम जो यहाँ पे पढ़ने वाले हैं एक्चुअली में हेडिंग यही है कि बाद में जाकर डालेंगे ऊपर, या फिर अभी भी तुम डाल सकते हो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन, किसके बीच में रिलेशन निकालना है हमें, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वो अभी सब लिख लूंगा मैं पर, लेकिन हाँ व्हाट कम करने क्या जा रहे हैं, व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज नेट एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स, वो निकालना है मुझको, वो देखना है कि वो कितनी है ना। वो क्या टाइम पे डिपेंड कर रहा है या वो टाइम के इंडिपेंडेंट है, क्योंकि अगर टाइम पे डिपेंड कर रहा होगा, अगर नेट एवरेज वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड कर रही है तो मतलब उसका एक्सेलरेशन हो रहा है। अगर टाइम पे नहीं डिपेंड कर रही है तो मतलब वो कांस्टेंट रफ्तार से चल रहा है। ऐसा ही बात है ना, v इक्वल टू यू प्लस अगर 80 है, 80 मतलब वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है, तो मतलब भाई वो सारे की भाई कांस्टेंट रफ्तार नहीं है ना, अलग अलग है, एक्सेलरेशन है। अगर t का नाम नहीं है तो मतलब वो कांस्टेंट से चल रहा है। बात समझ गई तुम लोगों है ना। तो ऐसी बातें कुछ कुछ करूंगा मैं यहाँ पे है ना। तो मैंने बोला व्हेन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, तो नेट एवरेज वेलोसिटी जीरो नहीं है, तो किसी भी एक इलेक्ट्रॉन की कितनी वेलोसिटी है वो देख लेता हूँ। हम कैसे एवरेज देखेंगे, मैं हर एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी लिखूंगा और उन सबको जोड़ लूंगा, उन सबको जोड़ूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा भाई, एवरेज मिल जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मैंने कहा था व्हेन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड देन फाइनल, देन वेलोसिटी ऑफ कोई भी एक इलेक्ट्रॉन ले लेता हूं, तो वो इलेक्ट्रॉन लिया मैंने ith इलेक्ट्रॉन मान लो, ith इलेक्ट्रॉन क्या, कोई भी नंबर है ना, कोई भी नंबर, ऐसे आई यहां पे लिखा है ना तो उसी को ले रहा हूं मैं है ना। कि कोई भी एक ith इलेक्ट्रॉन ले लिया, कोई भी एक इलेक्ट्रॉन पकड़ लिया मैंने, तो वेलोसिटी ऑफ ith इलेक्ट्रॉन जस्ट बिफोर नेक्स्ट कोलिजन। मैंने क्या बोला, मेरी बात समझना ध्यान से। मैंने बोला कि भाई कितनी वेलोसिटी होगी है ना। एक क्या होगा कि अब इलेक्ट्रॉन तो भग रहे हैं, रैंडम भग रहे हैं, जैसी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई तो उसके बाद मैं एक्सीलरेट होऊंगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आई तो मेरे पास कुछ फोर्स लगेगा तो मैं एक्सीलरेशन होगा, तो एक्सीलरेशन हुआ तो फिर मैं मूव करूंगा है ना। मैं मूव करूंगा और जाके भिड़ूंगा, वही कोलिजन तो होगा, सॉलिड आयन से हर जगह रैंडमली मूव कर रहा हूं तो मैं कोलिजन होगा। तो कोलिजन से जस्ट पहले कितनी रफ्तार आ गई वो देखो, वो ये है वेलोसिटी ऑफ ith इलेक्ट्रॉन जस्ट बिफोर नेक्स्ट कोलिजन है ना। उसको मैं लिख लेता हूं vi, क्या लिख लेता हूं, vi है ना। अब ये जो वेलोसिटीज थी ये मेरी क्या है, एक तरीके से इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि इसके पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से पहले ये था, पर लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद मान लो किसी भी एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी हो गई vi, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा vi इज इक्वल टू ui जो इनिशियल वेलोसिटी है, प्लस a एक्सेलरेशन इनटू टाइम। पर टाइम जो लगा दूसरे कोलिजन होने में तो उसको मैंने लिख लिया ti। तो ti क्या है, टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन।
टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन ऑफ एन ith इलेक्ट्रॉन। किसके लिए? ith इलेक्ट्रॉन के लिए, पक्का है ना। अब मैं बस, अगर ये पहले वाला था तो मैं इसीलिए इसको लिख ले रहा हूं बस इनिशियल वेलोसिटी ui, क्योंकि भाई यहां पे भी vi यहां पे भी vi कंफ्यूजन पैदा करेगा, तो बस उसके लिए मैंने उसको ui लिख लिया। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से पहले वाले को इनिशियल वेलोसिटी बोल दूंगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद जो एक्सेलरेशन आ रहा है उसको मैं फाइनल, वो उसकी एक्सेलरेशन की वजह से जो वेलोसिटी आई जस्ट बिफोर नेक्स्ट कोलिजन, उसको मैं vi बोल रहा हूं। क्योंकि ये बात चमकी तुम लोगों, ये बात चमकी है ना। सब वेक्टर है तो बस वेक्टर एरो बना रहा हूं मैं हर एक जगह, है ना। वेक्टर है तो मैं हर एक जगह एरो बना रहा हूं, है ना, और कोई बात नहीं है। अच्छा, एनसीईआरटी में क्या करते हैं? एनसीईआरटी में सॉलिड लेटर्स मतलब बोल्ड लेटर्स से डिनोट करते हैं, है ना। फटाफट छाप लो फिर आगे बात करते हैं। फटाफट छाप लो। हो गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बाकी लोग सब लोग छाप लो फटाफट, ना पागल हो जाओ एकदम अंधाधुन। हो गया, बहुत बढ़िया। आ जाओ आ जाओ, मिटा दो मिटा दो, है ना। इधर वाला मिटाऊंगा वैसे भी, है ना, पूरा तो मिटाऊंगा नहीं अभी, एक बार में, समझना। मेरी बात समझो, है ना। ये है वेलोसिटी किसकी? ith की। अगर मुझे एवरेज निकालना है तो मुझे क्या करना है? सबको जोड़ना है। तो मतलब फॉर एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन just before next collision, नेक्स्ट कोलिजन होने से जस्ट पहले जो एवरेज वेलोसिटी है उसको क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा सब्मिशन vi वेक्टर, है ना। होगी सबको जोड़ूंगा भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे जितने भी अंतर के सबको जोड़ूंगा, सब्मिशन vi। क्या लिखूंगा इसको? इसको लिखूंगा भाई, इसको सबमिशन कर रहा हूं तो इसका भी सबमिशन, है ना, सबमिशन ui, राइट। उसके बाद प्लस एक, हर एक पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर मैं नीचे लिख रहा हूं, कि बाद में लिखता पर लेकिन लिख रहा हूं, एक्सेलरेशन कितना होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब माइनस ऑफ Fe या Fe, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन मास। क्योंकि वही तो एक ही फोर्स तो लग रहा है इसके ऊपर। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी है? माइनस E इंटू ई वेक्टर अपॉन m। अब ये माइनस क्यों आया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, माइनस E, इसीलिए लिखा। और ये मास किसका है? इलेक्ट्रॉन का, तो इसको m ही लिख लिया सबस्क्रिप्ट में। सबस्क्रिप्ट में नीचे छोटा छोटा ई लिख लिया मैंने, राइट, कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। डन, 100%, है ना। तो अब ये देखो, तो हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो मैंने इसलिए लिख लिया माइनस ए वेक्टर, बाहर लिख लिया पहले बाहर। और ये ti हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए अलग अलग समय पे बढ़ेगा। मान लो कोई 0.1 सेकंड में, तो कोई 0.01, कोई 0.02, कोई पॉइंट, हर एक इलेक्ट्रॉन की क्या टाइम ऑफ कोलिजन सेम है? नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं हर एक इलेक्ट्रॉन की टाइम ऑफ कोलिजन अलग अलग है, तो उन सबको जोड़ता हूं। तो मैंने लिखा सबमिशन ti, राइट। अब एवरेज लेने के लिए n से डिवाइड करना पड़ता था, पर लेकिन यहां पे भी करूंगा, यहां पे भी करूंगा, तो कट जाएगा, कुछ फर्क थोड़ी पड़ेगा। चमक गई बात है, पक्का। तो अब मेरी बात समझना, मैंने बोला कि ये देखो सबमिशन ui, ये तो पर लेकिन 0 है, ये तो कितना है? 0, है ना। तो मैंने लिखा भाई एक्सेलरेशन की वैल्यू ये है, एंड सबमिशन ui, ये पहले पढ़ चुके हैं, क्योंकि वही लिख रहा हूं। सबमिशन ui की वैल्यू कितनी है? 0। तो मैंने क्या लिखा? सबमिशन vi इज इक्वल टू एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर देता हूं, है ना। अच्छा, ये प्लस था, माइनस कहां से आया? ये तो प्लस था ना पहले, हाँ। अब ये पुट किया तो माइनस आएगा, तो माइनस ई वेक्टर अपॉन me इंटू सबमिशन ti। बात समझ गई तुम लोगों? 100%। अब अगर ध्यान से देखो तो ये जो एवरेज वेलोसिटी है, इसी को तो हमने क्या बोला है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स, है ना। एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन, इसको मैंने क्या बोला? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को लिखा कैसे? डिनोट करते हैं इसको v और सबस्क्रिप्ट में d,
है ना। और सबमिशन टीआई जो है उसको क्या लिखा मैंने, उसकी बात करता हूं, मेरी बात समझना है ना। मैंने लिखा सबमिशन टीआई, ये क्या है, एवरेज टाइम फॉर सक्सेसिव कोलिजन, सक्सेसिव कोलिजन या फिर नेक्स्ट कोलिजन, है ना, जो लिखना चाहो, एवरेज टाइम फॉर सक्सेसिव कोलिजन, इसको लिखा गया टाउ। क्या लिखा गया, टाउ से डिनोट किया गया। इसको एक और नाम बोला गया, इसको बोला गया रिलैक्सेशन टाइम। भाई हर एक की तो अलग अलग है टाइम पर, लेकिन एवरेज टाइम तो सेम रहा ना, तो एवरेज टाइम मैंने लिखा रिलैक्सेशन टाइम, उसको बोला गया टाउ, राइट। मतलब अब सबमिशन टीआई की जगह टाउ लिख सकता हूं और सबमिशन वीआई की जगह वीडी लिख सकता हूं। तो मेरे पास कुछ फॉर्मूला आया, क्या मेरी बात समझना, मैं लिखा देयरफॉर वीडी वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट, माइनस, छोटा लिखता हूं भी, माइनस ई वेक्टर अपॉन एम ई इंटू टाउ। अब देखो तो ये क्या है, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो बेसिकली पहली बात तो अगर ध्यान से देखो तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट है, कोई रिलैक्सेशन टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी जो आ रही है, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ रही है, वो टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है ना, क्योंकि किसी भी एक उस पे देखूंगा तो सबका सब कांस्टेंट आएगा। तो एवरेज वेलोसिटी इज कांस्टेंट, मतलब किसी का एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है। हाँ, हर एक इलेक्ट्रॉन का तो एक्सेलरेशन हो रहा है, ऐसा फील हो रहा है, बिल्कुल सही बात है, पर लेकिन हर एक, अगर एवरेज की बात करूं तो एवरेज नहीं हो रहा, नेट इफेक्ट है। तो ऐसा लगेगा, हमें ऐसा लगेगा, क्या एक्चुअली में हो रहा है, नहीं, हमें ऐसा लगेगा कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कांस्टेंट रफ्तार से चल रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, ऐसा महसूस होगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे कोलिजन हो रहे हैं, उनकी वजह से जो नेट इफेक्ट आ रहा है वो ऐसा आ रहा है, राइट। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स हम ऐसा फील करेंगे कि अगर नेट इफेक्ट की बात होगी, मुझे तो नेट देखना है, मुझे तो बाहर देखना है, मुझे एक एक इलेक्ट्रॉन से क्या लेना देना, मुझे एक एक इलेक्ट्रॉन से कोई इतनी कंसिडरेशन तो नहीं है। तो मैं अगर नेट देखूंगा बाहर बैठ के तो मुझे लगेगा कि सारे इलेक्ट्रॉन्स कांस्टेंट रफ्तार से चल रहे हैं। क्यों, क्योंकि पहले तो चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैट 1 और इलेक्ट्रोस्टैट 2 में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन्स रेस्ट पे हैं, चार्जेस आर एट रेस्ट। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं, अगर तुम देखो, कि इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग, बिल्कुल सही, बट विद कांस्टेंट स्पीड। चमकी बातें 100%, इतना लिखो और पीछे आगे हेडिंग डाल देना वहां पे, जहां पे 2 लाइन छोड़ी थी हमने, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, लिखो फटाफट। जल्दी छापो। हो गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, छाप लिया होगा तुम लोगों ने। चलो आगे जाओ, आगे आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं, समझो, है ना। तो अब मैंने कहा कि भाई ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गई, बिल्कुल सही है। तो अब थोड़ा सा ज्ञान करंट पे कर लेते हैं कि करंट कैसे मूव कर रहा है, क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन तो मूव कर रहे हैं विद कांस्टेंट स्पीड, गॉट इट, है ना, चमक गया हमें, बहुत सही, है ना, नेट एवरेज वेलोसिटी कांस्टेंट, हमें चमक गया, बिल्कुल सही। अब इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं तो करंट मूव कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। तो मैंने कहा कि अगला रिलेशन निकाल लेता हूं, किसके बीच में मेरी बात समझना है ना, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना, उसकी बात करता हूं, पक्का। इसको पढ़ना था तो मैंने कहा थोड़ा सा दिमाग लगाता है, मेरी बात समझना। मैंने कहा अगर मैं कुछ बात करूं कि इसमें कि ऐसे कंडक्टर मान लेता हूं, एक कोई कंडक्टर की लेंथ में L मान लेता हूं, है ना, कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, है ना, जो जैसे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा ये परपेंडिकुलर, अच्छा, करंट की डायरेक्शन के फ्लो में जो एरिया होता है उसे हम लोग बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जानते हो तुम लोग, है ना। करंट के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर जो एरिया होता है उसे हम लोग बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। वैसे इसकी थोड़ी और बात करूंगा जब मैं रेजिस्टेंसेस की बात करूंगा, पर लेकिन अभी नहीं, है ना। पर हाँ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की छोटी सी बात, तो इसको बोला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, राइट। अब करंट का फ्लो होगा जब मैं पोटेंशियल डिफरेंस लगाऊंगा, बिल्कुल सही है। हाँ, तो मैंने कहा पोटेंशियल डिफरेंस लगा लेता हूं,
इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है V, है ना, और ये वाला है हायर पोटेंशियल पे और ये वाला है लोअर पोटेंशियल पे। तो इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी, बिल्कुल सही बात है, और करंट जाता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, मतलब ये करंट की डायरेक्शन होने वाली है I, राइट। कुछ और लेबलिंग कर लेता हूं। मैंने बोला एक और चीज मैंने डिफाइन की N, मैंने बोला व्हाट इज N? N इज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। What is N? N is number of free electron per unit volume, और N को बोला गया, इसीलिए एक और नाम भी बोला गया इसको, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेबलिंग चमकी है, वापस रिपीट कर रहा हूं, हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच में रिलेशन निकालना है। तो हमने कोई कंडक्टर बना लिया जिसमें बोला कि भाई जिस कंडक्टर का लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, कंडक्टर से अगर करंट फ्लो करना है तो पोटेंशियल डिफरेंस लगाना है, तो मैंने पोटेंशियल डिफरेंस लगा लिया, इधर हायर पोटेंशियल लगा लिया, इधर लोअर पोटेंशियल निकाल लिया, है ना। इस हायर और लोअर पोटेंशियल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई होगी, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड होने की वजह से इलेक्ट्रॉन इधर मूव किए होंगे तो करंट इधर मूव किया होगा। अब मैं पता अब चार्जेस इधर फ्लो किए होंगे, क्योंकि करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के चार्ज इलेक्ट्रॉन के फ्लो के डायरेक्शन के अपोजिट होता है। आप 10th क्लास में पढ़ के आए होंगे, है ना, करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के फ्लो के डायरेक्शन के अपोजिट होता है। तो ऐसी बात है, मैंने कहा कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे बात की तो मैंने कहा करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, मैंने कहा बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बात है, 100% है, कोई इशू ही नहीं है। तो मैंने कहा अगर ऐसी बात है तो एक करंट की वैल्यू कितनी है उसकी बात करें। एक और चीज उधर डिफाइन कर ली थी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। मैंने कहा अगर मैं ध्यान से देखूं, क्या कि अगर मैं देखूं कि कुछ टाइम में, है ना, अगर मैं ऐसा बोलूं कि कुछ dt टाइम में, कितने टाइम में, dt टाइम में यहां वाले इलेक्ट्रॉन्स यहां आ गए, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन बीच में थे वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करके चले गए होंगे, सही बात है ना। तो मैंने बोलूं कि अगर इन dt टाइम, छोटे से टाइम में, है ना, इन dt टाइम इलेक्ट्रॉन्स कितनी डिस्टेंस मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो और डिस्टेंस ऑफ कितना, अब हम पता चल चुका है कि हर इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट रफ्तार से चल रहा है, तो कितनी ये दूरी होगी, ये दूरी होगी कितनी, vd इंटू dt। बात चमकी है, मतलब जो ये वाली दूरी आने वाली है, ये वाली दूरी आने वाली है vd इंटू dt, d नीचे लिख रहा हूं, और हाँ भाई डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, अगर कांस्टेंट रफ्तार से चल रहे हैं, कांस्टेंट रफ्तार, ऐसा फील हो रहा है कांस्टेंट रफ्तार से चल रहे हैं, नेट इफेक्ट ही देखना है मुझको, तो इसलिए स्पीड इनटू टाइम लिख लिया। तो बोला इन dt टाइम फ्लो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो और डिस्टेंस ऑफ vd इनटू dt, यहां वाला इलेक्ट्रॉन यहां तक फ्लो करके आ गया, तो इस बीच में सारे इलेक्ट्रॉन चले गए होंगे, है ना। तो मैंने लिखा देयरफॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रॉसिंग अ शेडेड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कितने इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस करके चले गए होंगे यहाँ पे, जो इसका वॉल्यूम होगा इनटू n, क्योंकि n इज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। कितने इलेक्ट्रॉन्स इस ब्लैक वाले शेडेड को क्रॉस करके गए, जितने जो भी इसके बीच में थे, क्योंकि अगर यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन यहां तक आ गया है मेरे पास, तो मतलब जो भी इनके बीच में है सारे के सारे क्रॉस कर गए, सही बात है। अगर सारे के सारे क्रॉस कर गए हैं तो मतलब यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन्स थे वही तो लिखना है, तो इसका वॉल्यूम इनटू भाई n, क्योंकि n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो मैंने लिखा n इनटू इसका वॉल्यूम, इसका एरिया तो a है, इनटू इसका लेंथ कितना है ये, तो इसको लिख लिया मैंने vd इनटू dt, पक्का ये आया। तो मैंने कहा तो कितने चार्जेस फ्लो करके गए हैं, तो मैंने लिखा इसीलिए उसके बाद समझना कि चार्जेस क्रॉसिंग, है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अगर मैं उसे dq बोल दूं, क्यों, क्योंकि छोटे से समय में छोटा सा चार्ज dq, अरे एक्चुअली में तो बहुत कम लिया है पर लेकिन डायग्राम बनाने के लिए थोड़ा बड़ा दिखाया है, और तो कोई बात नहीं है ना। तो dq लिख लिया मैंने कहा dq क्या होगा उसको लिखता हूं मैं, समझना dq इज, ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रॉसिंग अ शेडेड एरिया, मतलब NaVd इंटू dt, है ना, तो उसको मैं इधर लिखता हूं NaVd इंटू dt, यह है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो क्रॉस किए, इनटू क्या कर लू चार्ज, तो क्या लिख लिया मैंने E, तो मतलब इसकी वैल्यू आ गई मेरे पास NEA
VD इंटू DT, NEA VD इंटू DT। तो अब DQ आ गया और DT आ गया, तो करंट कितना होता है भाई? करंट होता है DQ अपॉन DT। तो DQ की वैल्यू ये रखूंगा, इसको DT से डिवाइड करूंगा, DT मर जाएगा, तो I की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास NEA VD। पक्का? ये रिलेशन है मेरे पास, I इक्वल टू NEA VD। पक्का? वापस रिपीट कर रहा हूं, मेरी बात सुनना ध्यान से। बोला इन DT टाइम इलेक्ट्रॉन्स फ्लो अ डिस्टेंस ऑफ VD DT। कैसे? क्यों? क्योंकि मैंने अभी पढ़ के आया था पीछे वाले पार्ट में, क्या कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स है वो कांस्टेंट रफ्तार से चलते हैं। कांस्टेंट रफ्तार से चल रहे हैं तो मतलब भाई कि उनकी स्पीड कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम। तो मैंने बोला अगर यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन यहां तक पहुंच गया है तो बाकी जो भी इलेक्ट्रॉन थे सारे क्रॉस किए होंगे। तो पहली बात, ये वाला इलेक्ट्रॉन कितनी दूरी चल के गया? VD इंटू DT लिख लिया, डिस्टेंस। फिर बोला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रॉसिंग अ शेडेड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। भाई इस एरिया को कितने इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस करके गए हैं, जो भी इस वॉल्यूम में है, क्योंकि यहाँ वाला यहाँ तक आ गया तो बीच वाला सारा क्रॉस कर गया होगा, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा? इसकी लेंथ इंटू इसका एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो A है, इसका लेंथ कितना है? VD DT। तो A VD इंटू DT ये लिख लिया, ये वॉल्यूम है। इसमें इतने वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? तो N से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। अगर 1 मीटर क्यूब में N है तो V मीटर क्यूब में कितना होगा? N इंटू V। मल्टीप्लाई करूंगा तो उस वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दिया, तो यह है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कितना चार्ज फ्लो हुआ है? हर एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज E है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू E लिख लिया, NA VD DT इंटू E। दिस इज DQ चार्ज, तो DQ अपॉन DT ही तो I होता है, तो I की वैल्यू आई NEA VD। तो हमने रिलेशन निकाल लिया, क्योंकि यहीं से स्टार्ट किया था करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में। बात चमक गई है? लिख लो, और जो डाउट है पूछ लो फटाफट। चलो पक्का? पक्का। अब ये V क्या है? ये वाला V पोटेंशियल है ना? हाँ है ना? ये वाला V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस जो लगाया हमने, पोटेंशियल डिफरेंस लिख लेता हूं, है ना? और ये तो VD मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी। पक्का? डन? मिटा दो सारा, छाप लिया तुम लोगों ने? हो गया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। डन, आ जाओ, है ना? इधर से मिटाता हूं। सुनो, है ना? तो मैंने कहा कि भाई एक चीज तो आ गई मेरे पास, क्या कि I इक्वल टू NEA VD। मैंने कहा बिल्कुल सही है, पर अभी कुछ पढ़ा भी था क्या कि VD का फॉर्मूला ही पढ़ा था मैंने लिखा बट VD इक्वल टू अभी पढ़ा था माइनस EE टाउ अपॉन ME। ये माइनस तो डायरेक्शन दिखाया था, तो मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं तो अभी हटा दिया, है ना? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि करंट इज स्केलर क्वांटिटी ना यार। हमारे लिए तो भाई टेंशन है पता है, पर डायरेक्शन का सिग्निफिकेंस है पता है, पर अभी तो मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, है ना? तो ये लिख लिया, तो मैंने VD की वैल्यू पुट कर ली, तो मैंने बोला I इक्वल टू कितना है? NEA। VD की जगह ये लिखा तो EE टाउ अपॉन ME, राइट? तो I की वैल्यू लिखी मैंने कितनी? N E स्क्वायर A टाउ अपॉन ME इंटू E। देखा? N E इंटू E स्क्वायर हो गया, A टाउ अपॉन ME, है ना? ये लिख लिया। अब ME क्यों लिख रहा हूं? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये होगी, है ना? याद करो। तो ये ऐसा नहीं कि E ने E को मार दिया, भरोसा नहीं तुम लोग का, है ना? तो इसीलिए बोल रहा हूं, E ने E को मारा नहीं, है ना? ये इलेक्ट्रॉन, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए दिखा रहा है ME। पक्का? ये I आ गया, तो मैंने कहा इसको थोड़ा सा और लिखता हूं। अगर तुम याद करो कि मुझे एक और चीज पता है कि E इक्वल टू होता है माइनस dV अपॉन dx। dV होता था पोटेंशियल डिफरेंस मतलब V अपॉन दूरी, कितनी दूरी में है? वो कंडक्टर की लेंथ L ले रखी थी, पोटेंशियल डिफरेंस V ले रखी थी, तो मतलब दिस इज V अपॉन L। सही बात है ना? कंडक्टर की जो वो दूरी थी वो L ले रखी है ऊपर, पोटेंशियल डिफरेंस कितनी है? V है, तो उसको लिख लिया V अपॉन L। तो मैंने इस I की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, E की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की यहाँ पे, तो लिखा इसको NE स्क्वायर टाउ अपॉन ME। A को बाहर लिख लिया, इधर लिख लिया V अपॉन L। पक्का? अब तुम देखो तो इस पूरे टर्म को उठा के इधर ले गया, तो V इक्वल टू लिखा मैंने
इस पूरे को उठा के यहाँ पे तो एम ई अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ एल अपॉन ये एल अपॉन ए इंटू आई। अब तुम देखो तो दिख रहा है तुम्हें कुछ कुछ, एल अपॉन ए आर वाला टर्म। अबे देखो ना, अगर कोई भी एक कंडक्टर है तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन का मास तो ऐसे ही चेंज नहीं होने वाला। कोई भी एक कंडक्टर है तो उसके लिए एन फिक्स है, टाउ फिक्स है। वो कंडक्टर की प्रॉपर्टी है कि मटेरियल कैसे है, कितने पास पास रखे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये दिखा रहा है कंडक्टर की प्रॉपर्टी। कंडक्टर की प्रॉपर्टी दिखाने वाली फिजिकल क्वांटिटी 10th क्लास में पढ़ी थी, रेजिस्टिविटी। आपको रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल, तो ये रेजिस्टिविटी है। और ये एल अपॉन ए, तो तुम देखो ये रो एल अपॉन ए बन रहा है। अगर कंडक्टर फिक्स कर लो, लेंथ फिक्स कर लो, एरिया फिक्स कर लो और फिर नेचर ऑफ मटेरियल फिक्स कर लो, तो मतलब रेजिस्टिविटी फिक्स कर लो, तो ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है। अगर ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है तो बोला इफ कंडक्टर हैज सेम डायमेंशंस एंड नेचर ऑफ मटेरियल एंड नेचर ऑफ मटेरियल, तो ये इसका मतलब क्या है कि भाई ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है। तो बोला दिस इंप्लाइज V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। यही तो ओम्स लॉ है, यही तो क्या है ओम्स लॉ। तो मैंने ओम्स लॉ वेरीफाई कर लिया। क्या वेरीफाई कर लिया? ओम्स लॉ, है ना। तो इसके जस्ट ऊपर हेडिंग डालना वेरीफाई ओम्स लॉ। क्या वेरीफाई किया मैंने? ओम्स लॉ, है ना। जिसके जस्ट ऊपर क्या डालेंगे? वेरीफाई ओम्स लॉ। हाँ, अब पेपर में ध्यान रखना कि ओम्स लॉ कैसे वेरीफाई करने को बोला है। तुम्हें याद करो, मैंने क्लास शुरू होने से पहले बोला था कि तुम ओम्स लॉ पढ़ गया है तो उसका डेरिवेशन पढ़ लेंगे, तो आज करा दिया मैंने, आज ही करा दिया क्लास में, है ना। कि ओम्स लॉ की ये डेरिवेशन, है ना, कि ओम्स लॉ क्या बोलता था कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ऐसे कंडक्टर, ऐसे टाइम पे जब कंडक्टर इज सेम, मतलब कंडक्टर चेंज नहीं हो रहा, तो उसका लेंथ, एरिया और मटेरियल सेम है, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। यही तो बोल रहा है। चमका है तुम लोगों को? बात चमकी है? देखो कुछ नहीं किया है ना। इसके बाद तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है, जो भी पता था हमें, है ना। सिर्फ और सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट की गई है इधर, और कुछ नहीं किया गया है। पक्का, है ना। तो आज ओम्स लॉ को भी वेरीफाई कर लिया हमने। डन। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात की, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की, ओम्स लॉ को बात की, है ना। ये सारी की सारी कहानी। पक्का, आज के लिए इतना ही, है ना। फिर अगली क्लास में पढ़ेंगे।